बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन्वेंट्री के ऊपर वैसे जो आईएस अप्लाई होता है उसको कहते हैं IS2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। तो अब जो कुछ भी लिख रहा हूं वो कहाँ लिखा हुआ है? IS2 में। जब तुम गोडाउन जाओ गिनती करने, कल गए थे गोडाउन में कितने पड़े थे? 2। तो वो कहता है गिनती हो गई, अब उसको मल्टीप्लाई करो किससे? रेट से। वो रेट कौन सा होगा वो बता रहा है। वो कहता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV. That is what? Net realizable value. जब भी तुम क्लोथिंग स्टॉक वैल्यू करने जाओ कहां पर? जब भी तुम क्लोथिंग स्टॉक वैल्यू करने जाओ कहां पर? गोडाउन में। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करो या तो किस पर, या तो मैं जो बोल रहा हूं तो किस पर? कॉस्ट पर, या उसकी किस पर? जो दोनों में से क्या हो? लोअर। जो दोनों में से क्या हो? लोअर। आवाज नहीं है। जब भी तुम गोडाउन जाओ इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, क्यों ऐसा बोल रहा है वो बात की बात है, पहले तो प्रिंसिपल समझ जाए इसका। तो IS2 क्या बोल रहा है? जब भी तुम गोडाउन जाओ इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे अप्लाई होता है, उसके अलावा कहीं और अप्लाई नहीं होता। तो जब भी तुम गोडाउन जाओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, तो तुम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो किस पर? उसकी कॉस्ट पर। किस पर बेटा? कॉस्ट पर। या फिर किस पर? तो इन दो में से किसी एक पे वैल्यू करो। इन दो में से किसको चूज करो? जो लोअर हो। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV. NRV स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसकी तफसील में जाते हैं, लेकिन पहले इसके इफेक्ट को समझ लेते हैं। कल अगर आपको याद हो, कल वाला टी अकाउंट फिर से बनाऊंगा। एक तरफ सिस्टम कौन सा? परपीचुअल। एक तरफ सिस्टम कौन सा? पीरियोडिक। उम्मीद है आप ये वाली तमीज कर लेंगे। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ था 10,000 से। आवाज नहीं आ रही। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ था 10,000 से। कैशिया बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ था। वही चल रहे हैं ना, कल वाला सिनेरियो ध्यान में होना चाहिए। और इन्वेंट्री अकाउंट फिर 1000 से कैरेज इनवर्ट की वजह से मजीद डेबिट हो गया था, याद करें। और फिर यहां से आपने 6 यूनिट्स क्या कर दिए थे? बेच दिए थे। तो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हुआ था COGS, डेबिट हुआ था 6,600 से। इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस CD कितना बचा था? 4,400। कितने यूनिट की कॉस्ट थी? 4। 1,100 के हिसाब से। याद करें, याद करें। ठीक है बेटा? ओके ओके, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। तो गोडाउन में कितने कैरेक्टर पड़े? 4 है ना। अब नॉर्मल लॉस की बात नहीं कर रहा। तो 4,400 भाई, कल की क्लास कनेक्ट होना जरूरी है, फिर बोल दूं मैं। तो आपको पता है ये 4,400 जो आंसर आ रहा है ये गोडाउन में पड़े हुए 4 यूनिट के बराबर है। अगर वो 4 ही हैं तो फिर कोई शॉर्टेज नहीं है, और अगर वो 4 नहीं है तो फिर शॉर्टेज है। वो शॉर्टेज क्या करनी है? आपने पूरी करनी है। ये बातें सारी आपको याद रहेंगी। अच्छा, तो ओके ना। उसके बाद यही अगर हम सिस्टम कौन सा फॉलो करें? पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में पूरा ये अमाउंट 10,000 से डेबिट हुआ परचेज अकाउंट में, 1,000 डेबिट हुआ कैरेज इनवर्ड में।
तो अब दोबारा से मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपके सामने वही कॉन्सेप्ट रखने जा रहा हूँ, किस चीज का, एसओसीआई का। तो यहां मैं बना रहा हूँ एसओसीआई, यानी कौन से केस में, पीरियोडिक। परपेचुअल में बाद में बनाता हूँ। यहाँ रखी मैंने सेल्स। कल हमने कैलकुलेटर कितने का बचा था, बेचा कितने का था, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है जी। 1800 मल्टीप्लाई बाय 6, 10,800, ये आ गई सेल। इसमें से मैंने लेस करवानी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई प्लीज तवज्जो दरकार होगी। तो वो पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल तो ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलती, क्या मिलती है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक। इस केस में ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्योंकि पहला साल था, तो डायरेक्ट क्या पिक किया आपने, परचेजेस। बताइए कल के क्वेश्चन के हिसाब से परचेज की वैल्यू कितनी आई थी, 10,000 रुपए। 10,000 क्या थी बोले तो यहाँ दोबारा दिखा दूंगा, 1,000 रुपए के हिसाब से 10 कैलकुलेटर की क्या थी, कॉस्ट थी, अगर याद हो तो जवाब दे। उसमें ऐड क्या कर दिया आपने, कैरेज इनवर्ड। कितना, 1,000 रुपए। अब क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में आपको गोडाउन जाना होता है, जवाब दरकार है, और गोडाउन जाकर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना होता है। भाई याद है या भूल चुके हैं, गोडाउन जाना होता है, गोडाउन जाके मान ले गोडाउन में 4 ही कैलकुलेटर पड़े हैं, तो 4 गिन ली, गिनती में कितने हैं, 4। और जो हमने 10,000 का खरीदा था, 1,000 रुपए उसका कैरेज इनवर्ट था, उसको डिवाइड बाय 10 किया, तो पर कैलकुलेटर कॉस्ट कितनी आ रही है, पर कैलकुलेटर कॉस्ट आ रही है सर 1100। इट मींस दैट या तो उन 4 को आप किस पे वैल्यू करें सर, 1100 पे वैल्यू करें। किस पे वैल्यू करें, किस पे वैल्यू करें, यानी उन 4 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, 1100 से, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, 4400 आएगी। आवाज नहीं आ रही, तो आप क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करें, परचेजेस क्रेडिट करें, कितने पर, 4400 पर। लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट में एक इजाफा करने लगा हूं। फर्ज करें उन कैलकुलेटर की कॉस्ट तो 1100 आ रही है पर यूनिट, लेकिन उनकी एनआरवी आ रही है 1000। 1000 क्यों आ रही है इसमें बाद में बात करें, लेकिन मान लें आ क्या रही, 1000। तो अब लोअर क्या आ रहा है, तो अब मुझे IS2 के प्रिंसिपल के हिसाब से उन 4 कैलकुलेटर की जो वैल्यूएशन करनी है बतौर क्लोजिंग स्टॉक, वो 1100 पे करनी है, 1000 पे करनी है। क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो लोअर क्या है, एनआरवी। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी। तो मैंने क्या एंट्री पास की, मैंने एंट्री पास की क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। प्लीज जवाब देगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। कौन सा सिस्टम बेटा, आवाज नहीं आ रही, पीरियोडिक सिस्टम। मैंने बोला कैलकुलेटर कितने हैं, 4, कॉस्ट क्या है 1100, एनआरवी कितनी है 1000, विच एवर इज लोअर। एक काम करते हैं, ठीक है जी, मिनट्स देखिए, ठीक है, क्या लिखा, मिनट्स देखिए, कॉस्ट एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कितने यूनिट्स से, 4। 4 को अगर कॉस्ट 1100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या बनता है, 4400। तो या तो क्लोजिंग स्टॉक 4400 पे वैल्यू होगा, और अगर 4 को एनआरबी जो कि 1000 रुपए अज्यूम किए मैंने, है क्यों वो बताया मैंने नहीं अभी आपको, क्या अज्यूम किया, 1000 रुपए, तो उसके हिसाब से आंसर क्या आता है, 4000। तो अब सवाल है आपसे कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 4 यूनिट का, इसकी कॉस्ट 4400 है और एनआरबी 4000। तो आप क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट किस पे पास करेंगे, 4400 पे या 4000, 4000।
तो एंट्री बनी क्लोथिंग स्टॉक डेबिट SOFP में बतौर एसेट कितने से 4000 से। आवाज नहीं आ रही। परचेज क्रेडिट कितने से 4000 से। ये परचेज क्रेडिट वाला इफेक्ट कहाँ आ गया SOCI में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई। लेस किया मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक बतौर रेफरेंस, लेकिन यहाँ कौन सी वाली एंट्री का इफेक्ट ले रहा हूँ क्रेडिट वाली। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। 4400 के बजाय यूसुफ बेटा कितना लेस किया 4000। वैसे कितना लेस होना चाहिए था तो 400 ऊपर रह गया, तो अब 400 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन गया, वो उसमें से निकला नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 400 से बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 400 से बढ़ गई। तो अगर हमने इन्वेंट्री की वैल्यू को 4400 के बजाय 400 पे वैल्यू किया तो हमने इन्वेंट्री को 400 से अंडर स्टेट किया। इन्वेंट्री का 400 से अंडर स्टेट होना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओवर स्टेट करेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओवर स्टेट होना ग्रॉस प्रॉफिट को अंडर स्टेट करेगा। ये बात पहले भी कहीं की है पिछली क्लासेस में, अगर याद हो आपको। तो जरा बताइए, बोले 7000 क्या आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे क्या आ रही थी 6600। तो इट मींस अब वो 400 जो हमारी क्लोथिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट का क्या बनते पार्ट होते, वो उसमें से निकलकर वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या हो गए पार्ट बन गए, और वो आज ही हमारा क्या बन गए एक्सपेंस बन गए। क्यों बने मैंने इस पर अभी तक बात नहीं किया आपसे। तो बताइए अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यार, बोले बेटा 3800। ठीक है बेटा, जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से। अच्छा जी, अब मसला ये आ रहा है इस इन्वेंट्री अकाउंट में तो बैलेंस शीट आएगा वो हमेशा किस पर आएगा कॉस्ट पर आएगा। किस पर आएगा? तो आप इसको क्या करें बैलेंस बीडी करें कितने से 4400, और आप इस 4400 को 400 से कम करके 4000 बनाएं। तो अगर मैं यहां से 400 कम करूंगा तो इन्वेंट्री अकाउंट क्या करूं डेबिट करूं क्रेडिट करूं क्रेडिट करूं। इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो गया 400 से। तो जो 400 मैंने इन्वेंट्री अकाउंट से कम कर दिए वो मैं कहां ले जाऊं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले कितनी है मजीद डेबिट कितने से हुई मिलके कितना हो गया 700। तो इसका मतलब मुझे परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री को एनआरबी से कॉस्ट पे लाना पड़ा। कैसे? एंट्री बनाकर। तो क्या एंट्री बनी COGS डेबिट 400 से, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कितने से 400 से। बेटा कल वाली कहानी अगर आपके दिमाग में कंटिन्यू है तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं, और कल वाली कहानी में फ्लॉ है तो फिर मसला ही मसला है। तो COGS डेबिट हुई, ये इफेक्ट कहां गया इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हुआ, इफेक्ट कहां गया SOFP में। तो अब SOFP में इन्वेंट्री कितनी दिखा रहे हो 4000 पे दिखाओगे ना बेटा। जो इस अकाउंट का बैलेंस CD है NRV की एडजस्टमेंट करने के बाद। तो आपसे फिर एक पॉइंट गौरव फिकर वाला पूछ रहा हूं, पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं हुआ था, तो हमने देखा कॉस्ट क्या है और NRV क्या है। जो लोअर था डायरेक्ट उस पे एंट्री बनाई, तो हम वहां पर उसको NRV पे लाए नहीं है, बल्कि उसको उतनी वैल्यू पे क्रिएट किया है जितनी वैल्यू पे क्रिएट होना चाहिए। अगर वो NRV पे क्रिएट हुआ है तो उसकी कॉस्ट का कुछ पोर्शन फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रह गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री के अंडर स्टेट होने की वजह से ऑटोमेटिकली ओवर स्टेट हो गई, जैसे कल नॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस की हमने अलग से कोई एंट्री बनाई नहीं थी, नॉर्मल लॉस को हमने वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में छोड़ दिया था इन्वेंट्री को अंडर स्टेट करके। बिल्कुल वैसे ही बजाय इन्वेंट्री को 4400 पे वैल्यू करने के 4000 पे वैल्यू करके 400 कहां छोड़ दिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो NRV लॉस अलग से रिकॉर्ड करना नहीं पड़ा। ये लॉस है नुकसान है, क्यों बताऊं। NRV लॉस अलग से रिकॉर्ड करना नहीं पड़ा। कहां
कहाँ? पीरियोडिक सिस्टम। तो जिस तरह एनआरवी लॉस की, जिस तरह नॉर्मल लॉस की पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री नहीं है, वैसे ही एनआरवी लॉस की भी पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री नहीं है। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में क्या करना पड़ा? आपकी इन्वेंट्री 4400 पे थी, तो 400 उसमें से गिराने पड़े, कम करने पड़े, और उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट बनाना पड़ा। तो एनआरवी लॉस को आपको एडजस्ट करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट बनाना पड़ा, बगैर एंट्री के वो पार्ट नहीं बन रहा। समझ पा रहे हैं? तो जब आप बनाएंगे अब इसकी क्या बेटा? एसओसीआई। कौन सी एसओसीआई? तो आप लिखेंगे सेल्स, वही कितनी? 10,800। लेकिन जब आप इसके ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे क्या? सीओजीएस। जवाब नहीं मिल रहा बेटा आपकी तरफ से, तो ट्रायल बैलेंस ये वाली सीओजीएस शो कर रहा होगा। आवाज नहीं आ रही? कौन सी वाली? 6,600 वाली। 6,600 वाली। तो फिर आप एडजस्टमेंट में अदर इंफॉर्मेशन की बिना पर इस 6,600 में 400 और बढ़ा रहे होंगे, तो ये आपकी कॉस्ट मिलके क्या हो जाएगी? 7,000। और ग्रॉस प्रॉफिट बोलो यार, एंड रिजल्ट विल बी सेम। जवाब। तो इन्वेंट्री को एनआरवी पे जब वैल्यू करते हैं, जब एनआरवी कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो, ताकि इन्वेंट्री की जो डिफरेंस है ना कॉस्ट एनआरवी का, वो लॉस बन के आपके प्रॉफिट पे क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। और एनआरवी लॉस को भी हम आमतौर पे नॉर्मल लॉस ही ट्रीट करते हैं, यानी उसका इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लेते हैं। ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पर, नमाज के बाद कंटिन्यू करता हूँ। दोनों बातें आपको समझ में आई बेटा? ये वाली यहां पर क्या किया हमने? जो इन्वेंट्री हमारी पास बैलेंस शीट के तौर पे आ रही थी, वो किस पे आ रही थी? कॉस्ट पे आ रही थी। तो अगर उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम थी, तो वो वैल्यू हमने कॉस्ट में से निकाल कर इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी, और क्या कर दिया बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पीरियोडिक सिस्टम में क्या हुआ? पीरियोडिक सिस्टम में हमने ये किया कि हमने इन्वेंट्री को डायरेक्ट वैल्यू क्या किस पर? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर। तो जब हमने उसको बजाय 4,400 के बजाय किस पे वैल्यू किया? तो हमने क्लोथिंग स्टॉक क्रिएट ही 4,000 पे किया, बजाय किसके? तो हमने इस तरह क्लोथिंग स्टॉक को 400 से अंडर स्टेट कर दिया। तो उस 4,000 में जो 400 होने चाहिए थे, वो ऊपर परचेज में ही रह गए, और परचेज में रहने से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन गए, और इस तरह हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हो गई इन्वेंट्री के अंडर स्टेट होने से। तो वो 400 का लॉस या 400 का नुकसान जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन गया। तो इस एनआरवी का, असल में एनआरवी में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इन्वेंट्री बतौर एसेट 4,400 की थी, लेकिन आप उसको कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? 4,000। ये समथिंग लाइक बैड डेट ही। जैसे बैड डेट में अगर एक डेटर हो, उसकी वैल्यू ₹1,00,000 हो, लेकिन आपको लगता हो फ्यूचर में उससे जो मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट है वो 1,00,000 का नहीं बल्कि 90,000 का है, तो आप 10,000 रुपया करेंगे, बैड डेट मान लेंगे ना। तो बैड डेट डेबिट करके डेटर क्रेडिट कर देंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप डेटर को 1,00,000 पे दिखाएंगे, 90,000 पे दिखाएंगे? तो देखिए, समझे बात को। अगर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट 4,400 थी और आप उसको बतौर एसेट 4,400 पे दिखाते, लेकिन अगर आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 4,400 नहीं होता बल्कि उससे कम होता, तो फिर आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे कम से कम फ्यूचर में 4,400 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। तो इसलिए अगर फ्यूचर में जो अनसोल्ड स्टॉक है उस पर आपको लॉस दिखाई देगा, मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ उसको पिक कीजिएगा। वो इन्वेंट्री जो आपके पास क्या पड़ी हुई है? अनसोल्ड पड़ी हुई है। तो वो कब बिकेगी? सब पार्टिसिपेट करें। वो इन्वेंट्री कब बिकेगी? भाई सब लोग पार्टिसिपेट। वो इन्वेंट्री कब बिकेगी? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। लेकिन फर्ज करें अगले अकाउंटिंग पीरियड में बिकेगी 4,000 की, और उसकी कॉस्ट है 4,400, तो नुकसान कितना हुआ आपको? तो हम ये कर रहे हैं कि वो नुकसान फ्यूचर में ना हो, वो नुकसान आज ही रिकॉर्ड हो जाए। समझ पा रहे हैं बात? ये नहीं तो हम ये बोलते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा आज भी चल रहा है। कौन सा?
Expenses are recorded when they are occurred, they are to be occurred and they are। अगर आपको लगता है कि आपको नुकसान होगा फ्यूचर में और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर वो आपका कल का नुकसान नहीं, वो आपका आज का नुकसान। तो आज इन्वेंट्री की वैल्यू को 4400 के बजाय 400 से कम करके वैल्यू कर लो, ताकि इन्वेंट्री अंडर स्टेट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाए, ओवर स्टेट हो जाए जी। तो वो नुकसान आपका कल ना हो बल्कि आज हो, क्योंकि आज अगर आपको आज पता लग गया है कि इस चीज को बेच के आपको फ्यूचर में क्या होना है, दो बातें बोल रहा हूं, नहीं सुनेंगे पूरी बात नहीं बन पाएगी। अगर आपको आज पता लग गया है कि कल इन्वेंट्री को बेच के क्या होगा और आप उस नुकसान से बच भी, तो फिर वो कल का नुकसान नहीं। ये मैं दो जुमले बोल रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको पता लग गया है जो स्टॉक आपके पास अनसोल्ड है, इसको फ्यूचर में बेच के क्या होगा, आपको लॉस होगा और आप उस नुकसान से बच भी, तो फिर वो कल का नुकसान नहीं है। तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे, इन्वेंट्री को अंडर स्टेट करके, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाए, ओवर स्टेट हो जाए। तो फिर जब कल वो इन्वेंट्री 4000 की बिकेगी तो उसकी कॉस्ट भी 4400 नहीं 4000 ही आएगी। तो फ्यूचर में उसका इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपने उस इन्वेंट्री को बतौर क्लोजिंग स्टॉक कितने में वैल्यू किया, 4000। तो कल फ्यूचर में वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट कितने में बनेगी, 4000 से। वो सेल कितने पे होगी, 4000। तो जब फ्यूचर में बेचा तो लॉस नहीं आया, क्योंकि वो लॉस ऑलरेडी बिकने से पहले ही इन्वेंट्री के अनसोल्ड होते वक्त रिकॉर्ड हो चुका था। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो इसको अंडरस्टेट करने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो नुकसान आगे होना है, जो अनअवॉइडेबल है, तो फिर वो कल का नुकसान नहीं, आज का नुकसान। इस कॉन्सेप्ट को हम एक नाम देंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का। पहले भी बताया था प्रूडेंस। तो अगर पेपर में एमसीक्यू आए कि आप इन्वेंट्री को एनआरबी पर बैड डेट, डेटर के ऊपर बैड डेट या प्रोविजंस क्यों क्रिएट करते हो, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिनकी बिना पर आप ऐसा करते हो, तो जवाब है प्रूडेंस। अब प्रूडेंस किसे कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं दूर अंदेश को, मतलब अकलमंद आदमी। प्रूडेंट अकलो शऊर रखने वाला। तो एक अकलो शऊर रखने वाला बंदा जो लॉस महसूस कर रहा है कि ये चीज अब इतने में बिकने वाली नहीं है बल्कि फ्यूचर में कम वैल्यू पे बिकेगी। तो रियल रिपोर्टिंग यही है कि आज उस वैल्यू को कॉस्ट पे नहीं बल्कि एनआरओ पे दिखाओ, ताकि उसकी कॉस्ट से ही वो लॉस क्या हो जाए, एडजस्ट होकर वो लॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट मान लिया जाए। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें और इसमें चीजें मैं बातें ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ अभी इतना समझ में आया कि यहाँ 4400 ना लिखने से, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ अब अगर आप बोलेंगे मैं आपको कंपैरिजन कर दूंगा, ये मैंने इन्वेंट्री किस पे वैल्यू की बेटा, अगर मैं किस पे वैल्यू करता तो ये 10,800 होता, ये 10,000 ही होता, जाग जाओ यार बेटा, ये 1000 ही होता और ये 4400। ये आंसर, अभी वक्त है, सीख लो, समझ लो, ज्यादा मुश्किल बात नहीं। क्या होता आंसर, 6600 होता। ये प्रॉफिट क्या होता है, 4200 होता। जवाब आपके सामने। तो अगर मैं इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से 4000 भी निकलते और 400 भी निकलते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6600 आती, मेरा प्रॉफिट 4000। तो ये मेरा असल प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट पे मैं 400 का लॉस और अज्यूम कर रहा हूँ। ये लॉस मुझे कब होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में, जब ये अनसोल्ड इन्वेंट्री बिकेगी, अभी बिकी नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है इसको बेचते वक्त फ्यूचर में लॉस होगा और मैं उस लॉस से बच नहीं सकूंगा, तो फिर मुझे उस लॉस को रिकॉर्ड करते वक्त देर नहीं करनी चाहिए, वो कल का लॉस नहीं हो। तो मुझे चाहिए कि मैं इस इन्वेंट्री को बजाय 4400 के 4000 पे वैल्यू करूं, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4400 से बढ़ जाए और प्रॉफिट 400 से कम हो जाए। ये आपके सामने। और अगर मैं यहाँ पर परपीचुअल में ये एंट्री ना बनाता तो एसओएफपी में यही 4400 बतौर एसेट जाते और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6600 ही आती। तो जब मैंने यहाँ पे मौजूद इन्वेंट्री को रीओपन किया
उसमें से 400 क्या कर दिए, कम किए, 400 से एसेट कम किया, और जितने से एसेट कम किया उसको मैंने एसओसीआई में एक्सपेंस माना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो ट्रायल बैलेंस में पड़े हुए 6600 और 400 एडिशनल वाले क्या हो गए, प्लस हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आई, 7000 आई। तो यहाँ भी वही होता, अगर मैं ये एंट्री ना बनाता तो यहाँ 6600 ही कॉस्ट होती, प्रॉफिट 4200 ही होता। तो एनआरवी की वजह से लॉस बढ़ रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है। तो एनआरवी असल में आपका फ्यूचर लॉस है जो होना फ्यूचर में है, लेकिन क्योंकि अनअवॉइडेबल है, अवॉइडेबल होता तो हम इसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड, अगर इस चीज में बच सकता तो फिर वो मेरा लॉस ही नहीं है। लेकिन वो लॉस आज क्यों है, कल का लॉस आज का लॉस है, कब, जब आप उससे बच ना सके, और वो लॉस होना क्या होगा, कौन सा ये नॉर्मल लॉस में ट्रीट है, तभी तो कॉस्ट ऑफ का क्या बनाया, पार्ट बनाया। हाँ, उसके रीजन दीजिए ना, अभी मैं आपको अकाउंटिंग समझ में आ गई इसकी या नहीं आई, इतना बता दें जो बताया है, रीजनिंग में बाद में करूंगा इसकी, भाई जवाब दे। तो एनआरवी के लॉस को किस तरह ट्रीट करना है, परपेचुअल में, पीरियोडिक में तो क्या करना है, ऑप्शन है कॉस्ट एनआरवी, तो एडजस्ट मतलब यानी जिस पे वैल्यू हो गया जो लोअर हो उस पर क्या कर लो, आप रिकॉर्ड कर लो। लेकिन परपेचुअल में हमेशा इन्वेंट्री कॉस्ट पर होगी, अगर एनआरवी लोअर है तो एडजस्टमेंट बनाकर एनआरवी पे लाना होगा, और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगी और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आइए जरा इसकी कुछ लॉजिक से बात कर लेते, हेडिंग लगाइए दोबारा से, आपका सवाल, हाँ जी पूछिए, तेज से पूछो यार, तुम्हारी आवाज बड़ी स्लो आती है। फ्यूचर में अगले साल ना, ईयर एंड पे तो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक पे तो वही बनी ना, 4000 बनी ना, 1100 का खरीदा है तो हमने इसको 1100 से एसेट मानना था, हमने इसको 1100 के बजाय कितने से एसेट माना, 1000 से, तो हमने 100 कहाँ छोड़ दिए, एक्सपेंस में, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन के क्या हो गए, नुकसान में काउंट हो गए। चले वो क्या लिखा हुआ है पता, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइज का मतलब क्या है, इन्वेंट्री में आपका पैसा फंसा हुआ है, यार मैंने वो फला चीज खरीद ली थी, अब वो बिक ही नहीं रही यार, यार तू कुछ बिकवा दे यार, तुझे कुछ कमीशन दे दूंगा यार, आवाज ही नहीं आ रही, समझे बात ये नहीं, तो मतलब इन्वेंट्री में आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा बाहर निकालना है, तो जब बाहर निकलेगा तो आपकी जेब में क्या आएगा, लेकिन वो जेब में लाने के लिए क्या जेब से कुछ और खर्च करना पड़ेगा, किसी को कमीशन देना पड़ सकता है, यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है किस चीज का, कि जो आज इन्वेंट्री पड़ी हुई है अनसोल्ड, कल तो बिकेगी, तो वो किस वैल्यू पे बिकेगी, आवाज ही नहीं आ रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, एनआरवी, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है एनआरवी का, एनआरवी का बेसिक फॉर्मूला है, अगर एनआरवी आपको पेपर में कैलकुलेट करनी पड़ जाए, एस्टिमेटेड, लिख लो लिख लो लिख लो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, आवाज नहीं आ रही, यानी आज जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है कल वो मुस्तकबिल में कितने की बिकेगी, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस या कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है जी, यानी ये जो चीज अनसोल्ड है कल ये बिकेगी, कितनी कीमत बिकेगी बताओ, अंदाजन कितने की बिक जाएगी, आप बोले ये इन्वेंट्री जो है वो अंदाजन जो है वो, मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री में कुछ मसला ये डैमेज है, ये बिक जाएगी कितने की, 1200, लेकिन इसको 1200 की बेचने के लिए भी मुझे 200 रुपए कहीं खर्च करने पड़ेंगे, वो खर्च करने की वजह क्या हो सकती है, रिपेयर करवाना हो सकता है, रिपेयर करके बिकवाऊंगा, आवाज नहीं आ रही, या फिर किसी को
कमीशन देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो ये सारी बातें मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। तो मान लीजिए फर्ज करें ये जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कौन सी वाली, जिसको हमने 1000 पर वैल्यू किया है। अब बता रहा हूँ 1000 कैसे आया। मान लें वो इन्वेंट्री थोड़ी सी क्या है, डैमेज है, वो कैरेक्टर थोड़े से क्या है, खराब है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो कोई भी हमसे खरीदेगा तो नहीं ना उसको, तो अब उसको बेचने के लिए करना पड़ रहा है। अगर वो सही हो जाए तो वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस बिक जाएंगे। कितने के बिकेंगे? 1800। लेकिन उनको सही करने के लिए मुझे अपनी जेब से इजाफी खर्चा करना पड़ेगा। मान लीजिए कितना, 800। तो मतलब अगर मैं 800 रुपये खर्चा कर दूं तो ये पड़ी हुई इन्वेंट्री 1800 की बिक जाएगी। लेकिन बात ये है कि 1800 की बेच तो दूं, जेब में आ गए 1800, लेकिन 1800 जेब में लाने के लिए जेब से खर्च कितने करने पड़े? तो जेब में नेट वैल्यू उस इन्वेंट्री की कितनी है? 1000। तो उस इन्वेंट्री मुझे असल कितना कमा के दिया? 1000। और उस पर मेरी लगाई हुई कॉस्ट क्या है? तो पर इन्वेंट्री मुझे 100 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको मैं अवॉइड, तो फिर वो मेरा कल का लॉस नहीं, आज का लॉस। तो एनआरवी कितनी आ गई? इस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी, लेकिन मैं इसके आपको और रीजन देता हूँ। मतलब ये नहीं आता। सबसे पहले आप नीचे दोबारा लिखिए। तो मैंने अभी आपको समझाया कि 1000 मैंने किस तरह लिया, इस तरह आपको एग्जाम में लेना पड़ सकता है। फॉर्मूला यही रहेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। लेकिन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेते वक्त आपको किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, इसको ध्यान में रखिएगा। Always take future selling price। एनआरवी निकालने के लिए हमेशा कौन सी सेलिंग प्राइस लेंगे? फ्यूचर। कि ये इन्वेंट्री जो आज पड़ी हुई है, ये आज की कीमत पे नहीं बल्कि फ्यूचर की कीमत पे बिकेगी। आवाज नहीं आ रही बेटा? इफ नो future selling price available, use current selling price। हाँ, अगर कोई फ्यूचर सेलिंग प्राइस मौजूद ना हो तो फिर क्या करना है? फिर जितनी की इन्वेंट्री आज बिक रही है, इस साल बिक रही है, जितने की इन्वेंट्री हमने इस साल बेची है, बाकी जो 6 कैरेक्टर बेचे थे वो किस हिसाब से बेचे थे? 1800 के हिसाब से। तो 1800 ही रख लो। लेकिन पहली तरजीह किसको दे? क्यों सर? समझेगा बात को, रीजन दे रहा हूं। फ्यूचर में आपके मुकाबले में एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है, उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन आज से शुरू कर दी और वो आपके मुकाबले में यही चीज बड़ी सस्ती बेच रहा है। तो मजबूरन उसका मुकाबला करने में आज जो इन्वेंट्री आपके पास अनसोल्ड पड़ी है वो अगले साल आपको मजबूरन सस्ती बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब ये इन्वेंट्री फ्यूचर में उतने की नहीं बिक पाएगी। आज तो ये कैरेक्टर 1800 के बिके हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे अपने कॉम्पिटिटर से मुकाबला करने के लिए अगले साल के स्टार्ट पर इसको 1500 का बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे एनआरवी निकालते वक्त एस्टिमेट सेलिंग प्राइस 1800 लेनी चाहिए, 1500 लेनी चाहिए? 1500 लेनी चाहिए फ्यूचर सेलिंग प्राइस। जी फरमाइए। फजूल सवाल नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक चल रहा है। चले पूछिए, फरमाइए। बात वही है भाई, बात वही है, वही बात है। लेकिन आपको वो बात इंशाल्लाह वक्त समझाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। अभी फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, ठीक है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ओके। उसके बाद क्या कहा बेटा? क्या काम है भाई? बात यह है कि तुम्हारी जेब में 1800 रुपए आए, लेकिन 800 रुपए खर्च करके तो नेट तुम्हारी जेब में कितना आया? तो तुमने कॉस्ट से कम पे ही बेचा ना उसको। अकल तो करो। उससे ये मुझे समझ के सको, उससे तुम मुराद तुम्हारी क्या है?
भाई सिनेरियो चल रहा है, हमें इन्वेंट्री 1100 की पड़ी है, नहीं पड़ी? बोलो ना, एक कैरेक्टर कितने का पड़ा है, हम कितने का बेच रहे हैं 1800 का, हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 700 का। यही हुआ ना अब तक या नहीं हुआ भाई? प्लीज जवाब दीजिएगा पढ़ से। लेकिन अगर ये कैरेक्टर हम 1800 का ही बेचें मजीद जेब से 800 रुपए लगाने के बाद, तो हमारी जेब में नेट कितना पैसा आया, और ये चीज हमारी कितने की खरीदी हुई है, तो हमें नुकसान पर कैरेक्टर कितना हुआ, और 4 कैरेक्टर का नुकसान कितना हुआ, तो इसलिए हमने एनआरबी लॉस कॉस्ट ऑफ को कितने से बढ़ाया 400 से। तो हम चाह रहे हैं उस नुकसान को फ्यूचर में बेचते वक्त रिकॉर्ड ना करें, बल्कि आज क्लोजिंग स्टॉक में ही रिकॉर्ड कर लें। अब भी बात समझ नहीं आ रही? मेरा क्वेश्चन भी पॉइंट 2 वाला था कि एनआरबी करंट सेलिंग प्राइस होगा। नहीं बेटा, एनआरबी निकालने के लिए पहले तरजीह क्या होगी, फ्यूचर सेलिंग प्राइस होगी। अगर वो अवेलेबल ना हो तो करंट सेलिंग प्राइस। मतलब एनआरबी किसकी निकाली जा रही है, सोल्ड स्टॉक की, अनसोल्ड स्टॉक की? तो अनसोल्ड स्टॉक फ्यूचर में कितने का बिकेगा, फ्यूचर में जितने का बिकेगा वो सेलिंग प्राइस लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सवाल बहुत सारे हो जाएंगे, मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। आपसे सवाल जवाब चलते रहेंगे, मसला नहीं, इनके एग्जाम है, ठीक है? नहीं, इनका फायदा बाज़ दफा नहीं होता। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है भाई? तो अब आपको रियलाइज करने के, रियलाइज मतलब लगाया हुआ पैसा निकालने के लिए बाज़ दफा जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे, ठीक है जी? सर किसी को कमीशन देना पड़ रहा है, बिकवा दे भाई, मेहरबानी तेरी, कुछ कमीशन बना दूंगा तेरा मैं। तो जो कमीशन बनाऊंगा वो कहां से बनाऊंगा, जो कमाया उसमें से ना। तो नेट मेरी जेब में क्या होगा, कमीशन माइनस करने के बाद पैसा बचेगा ना। तो इट मींस एनआरवी निकालते वक्त आप कमीशन एक्सपेंस को बतौर सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। ये पॉसिबल सेलिंग एक्सपेंस बता रहा हूं मैं आपको बेटा। आप कस्टमर को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, कि एक काम कर लो, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसको आपके दरवाजे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। तो मतलब आप कैरेज आउटवर्ड की सर्विस भी दे रहे हैं, तो कैरेज आउटवर्ड भी क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। नंबर 3, डिस्काउंट अलाउड तो सेलिंग से ही माइनस हो जाएगा ना, ठीक है? एक तरह से डिस्काउंट अलाउड, एक डिस्काउंट अलाउड वो है, एक डिस्काउंट अलाउड तो वो है, वो तो सेल होने के बाद की बात है। वो तो क्या है, अगर तुम 7 दिन में 10 दिन में पेमेंट कर दो डिस्काउंट, वो तो क्या है, कैश डिस्काउंट है। वो तो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, वो सेल करने के लिए थोड़ी है। सेल करने के लिए डिस्काउंट होता है, क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। मतलब जो बार्गेनिंग करते वक्त है, जो आपने इनवॉइस पे कर दिया, ऑफ कर दिया, तो वो तो जाहिर सी बात आप ऑफ करके लेंगे उसके ऊपर। डिस्काउंट यहाँ पे वो नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, उसके अलावा सर वो कुछ चीजें जो है ना, पड़ी पड़ी क्या हो गई हैं, खराब नहीं हुई चीजें तो नहीं है, उनकी पन्नियां पुरानी हो गई, और कस्टमर को लगता है कि ये जो है मतलब यानी चीजें नई नहीं है। अब क्या करें, चीज अंदर बेहतरीन है, जबरदस्त है, कस्टमर लेने के लिए तैयार नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा खर्चा करते हैं, रीपैकेजिंग करवाते हैं। पैकेजिंग नहीं, पैकेजिंग तो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, रीपैकेजिंग क्यों हो रही है, सेल करने के लिए, तो रीपैकेजिंग कॉस्ट। रीपैकेजिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट, रीपैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है? किस्सा सुना दूं इसको, आईफोन 7 के बाद क्या आ रहा था, आईफोन 8 आ रहा था, ठीक है? तो आईफोन 7 का अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ था, ठीक है? मतलब मार्केट से मरा था एप्पल वाला का, और आईफोन 8 का टाइम आ गया था, चलिए जी वो लॉन्च करना था। अब जो आईफोन 7 पड़ा हुआ है वो, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आईफोन 8 के आने से कम हो गई, लेकिन अब आईफोन 7 भी बेचना है, क्या करें? अब जितने भी आईफोन 7 पड़े थे ना, उनके लिए एक डिसीजन लिया गया, इसको एक अनोखे कलर में लॉन्च करते। तो उस वक्त लॉन्च हुआ, आईफोन 8 लॉन्च होने के बाद आईफोन 7 रेड कलर में लॉन्च कर दिया, री
पैकेजिंग कॉस्ट, एक नई मतलब ताकि वो अपनी जगह क्या कर सके, वैल्यू गेन कर सके, उसकी वैल्यू ना गिरे, ताकि वो चीज भी मार्केट में अलग से बिकना शुरू हो जाए और लोग सिर्फ 8 की तरफ डाइवर्ट ना हो। वो जो इन्वेंट्री उनके पास आईफोन 7 की पड़ी हुई है जो बिकी नहीं है, अब वो फ्यूचर में सही प्राइस पे बेचने के लिए उनको रीपैकेजिंग या जो भी उसकी रीमैन्युफैक्चरिंग है, जो भी कहें आप उसको, वो कलर दोबारा करना है उसके ऊपर, वो जो परफॉर्मेंस करनी है वो उनका इजाफी सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद नंबर 4 रिपेयर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट पता? चीज डैमेज हो गई, अब बेचनी है तो क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करवा के बेचनी पड़ेगी। तो बेचने के लिए रिपेयर करवाना क्या हुआ, जरूरी हुआ। तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस बिकम्स व्हाट, एनआरवी। कंपेयर दिस एनआरवी विद कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट कम है एनआरवी ज्यादा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छी बात है, इन्वेंट्री आपको अच्छा पैसा कमा के देगी फ्यूचर में, तो अब मसला नहीं है, अब फ्यूचर में जब बेचेंगे तब प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर एनआरवी कम है और तो लॉस रिकॉर्ड करते वक्त देर ना करें, आज ही उस लॉस को रिकॉर्ड कर लें, इन्वेंट्री को अंडर स्टेट करें। ठीक है जी सर। रीजंस ऑफ एनआरवी, रीजंस ऑफ एनआरवी लोअर देन कॉस्ट, रीजंस ऑफ एनआरवी लोअर देन कॉस्ट, जवाब दें। वो क्या वजूहात है सर जिनकी बिना पर एनआरवी कॉस्ट से क्या होगी, लोअर होगी? नंबर 1 सर, सर चीज क्या हो गई, डैमेज हो गई। नंबर 2, ठीक है सर, चीज क्या हो गई सर, आउट ऑफ फैशन हो गई। ठीक है जी सर, चीज क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। सर चीज क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, नियर टू एक्सपायरी, एक्सपायर नहीं, नियर टू एक्सपायर। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी किसी मार्ट के अंदर बहुत सारी कंपनीज के जूसेस एक की कीमत में 2 मिल रहे होते हैं। कराची में तो बहुत सारे मार्ट्स में ये सेल लगी होती है, तो आप जरा उनको लेते हुए डब्बा उठा के देखा करें, उनकी एक्सपायरी करीब होती है। अरे भाई को क्या बताओ, अरे भाई ने काम थोड़ी किया भाई, तो उनकी एक्सपायरी क्या होती, करीब होती है, इसलिए वो एक की कीमत में 2 दे रहे हो ताकि ये स्टॉक जल्दी से बिक जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की कीमत में 2, तो मतलब एक की कीमत क्या हो गई, आधी हो गई। आवाज नहीं आई बेटा, एक किस कीमत में बेचा आपने, आधी कीमत में। तो अगर ये स्टॉक अभी आपके पास सोल्ड नहीं बल्कि अनसोल्ड है और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने का क्या आ गया है, टाइम आ गया है, तब ये कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होगा, एनआरवी पे वैल्यू, ताकि उस लॉस को रियल टाइम पे रिपोर्ट किया जाए कि जब हम इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे तो हमें पता था ये नुकसान करेगी फ्यूचर में, तो हमने उस लॉस को रिकॉर्ड करते हुए देर नहीं की, आज ही उस लॉस को रिकॉर्ड कर। इस कॉन्सेप्ट की वजह प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिग्री ऑफ, दोहराएंगे दोहराएंगे, डिग्री ऑफ, ये मैं लिखा पढ़ा दूंगा चांद रात को, फिक्र नहीं करो, जाने से पहले तैयारी, पेपर रेडी, ये प्रूडेंस भी आएगा पेपर के अंदर इंशाल्लाह, भरोसा रखो। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी पेपर में आएगा, डेफिनेशन की डेफिनेशन भी आएगी, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ आएगा, लेकिन अभी सुन लो बस खाली। डिग्री ऑफ कॉशन, कॉशन मतलब एहतियात, इज रिक्वायर्ड while reporting assets and liabilities। हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करते वक्त एहतियात करो, नेवर ओवरस्टेट योर एसेट्स। एसेट्स को कभी ओवरस्टेट ना होने दो। क्या मतलब, अगर कोई एसेट ओवरस्टेट है तो लोग ये समझेंगे कि जो तुमने एसेट की वैल्यू रखी है कम से कम तुम्हें उतना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, और हकीकत में अगर उस एसेट की वैल्यू उतनी ना हो, उससे कम हो, तो तुम लोगों से क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो।
तो एसेट को कभी ओवरस्टेट, अगर तुम्हें लगता है ये एसेट की कोई वैल्यू फ्यूचर में रिकवर होती हुई दिखाई नहीं दे रही, फ्यूचर में ये एसेट नुकसान कर रहा है, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से प्रूडेंट मैन बनो, अकलमंद आदमी बनो, उस एसेट को आज अंडरस्टेट करके उसके नुकसान को आज रिकॉर्ड करो। उसमें से बैड डेट आप देख चुके हैं, इन्वेंट्री आप देख रहे हैं, फिर कपड़े वगैरह भी एक्सपायर हो रहे हैं जो 50 से 60% सेल लगी होती है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है उसकी, मतलब हर चीज कपड़े में, मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं, ठीक है, सीजन खत्म हो रहा होता है, सर्दियां खत्म हो रही होती हैं, तो वो सर्दी के कपड़े जो है सेल पे लग जाते हैं, क्योंकि अगले साल फिर फैशन क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। तो ये सब आ गया ना यहाँ पर। तो जब वो, लेकिन यकीन करें, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, अगर उसमें ये 60% भी ऑफ कर दे फिर भी ये प्रॉफिट में, इनकी एनआरवी की कॉस्ट, यानी इनकी जो एनआरवी है ना, वो कॉस्ट से लोअर नहीं होगी, स्टिल इट इज हायर। इतना प्रॉफिट है इनके पास, इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको पता ही नहीं। टेक्सटाइल वो सेक्टर है जहां एक ही चीज 500 रुपए से लेकर 50,000 और पता नहीं कहां तक बिकती है, सेम चीज, और आवाम को पता भी नहीं। टेक्सटाइल में इतना मार्जिन होता है। खैर जाने दें इस बात को, ठीक है। 12 पढ़े, थक गए आप तो, पढ़े हुए आप बिल्कुल पढ़े हुए। बेटा फॉर्मूला क्या बना एनआरवी का? चले ओके, आइए कुछ आपकी, आपने जो सीखा उसके हिसाब से आपसे कुछ सवालात करते हैं। मैं लिखा हूं, मैं स्टॉक शीट, क्या लिखा मैंने? स्टॉक शीट मतलब मैं गोडाउन गया, गोडाउन में जाके क्या की, इन्वेंट्री काउंट की। स्टॉक शीट मतलब जो गिनती कर रहा हूँ, और वो जो इम्तिहानी गत्ता मेरे पास होगा, इम्तिहानी गत्ता, उसके ऊपर एक शीट बनी होगी, उसमें मैं कुछ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन नोट कर रहा हूँ। सब कुछ आप वहां जाके करेंगे इंशाल्लाह, किताब से करवाएगा सब कुछ। सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा पीएसओ के ऑडिट पर, अगर आप जाना, उसका स्टॉक बड़ा अजीबोगरीब होता है, उसमें नॉर्मल लॉसेज आते हैं। पीएसओ की जो स्टॉक टेकिंग होती है ना, जो ऑयल वगैरह रखा होता है, वो सुबह में होती है, सुबह में वो ऑयल फैला हुआ होता है। अगर शाम में आप उसमें क्या करेंगे, उसका जो यार्ड होता है ना, जो मीटर जो काउंट करने का, वो आप उसके जो कंटेनर में रखेंगे ना उसके अंदर, तो जो स्टॉक है ना पड़े पड़े सुकड़ जाएगा, ऑयल जो है ना पड़े पड़े कम होगा। सुबह मेजर करेंगे ज्यादा आएगा, शाम में करेंगे कम आएगा। उसमें वो पता नहीं क्या कोई ऐसा केमिकल मामला है जिसके बिना पर वो पड़े पड़े सुकड़ता और फैलता है, ठीक है जी। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमारा आपको देखने को मिलेंगे भारत। चले खैर पढ़े भी तो। स्टॉक शीट वो पेपर जिसको लेके आप कहाँ गए, गोडाउन में। गोडाउन में कल तक हमने एक किस्म का कैलकुलेटर देखा था, मान लें कैलकुलेटर की 991 भी है और 570 भी है, और क्लास बेस अलग अलग किस्म के। मान लें गोडाउन में 3 किस्म के कैलकुलेटर पड़े हुए, ए बी और सी। इन्वेंट्री एक किस्म की नहीं हो सकती, एक से ज्यादा किस्म की हो सकती है। कैलकुलेटर ए कॉस्ट, एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। मान लीजिए कैलकुलेटर ए जो है उसको आपने गोडाउन में जाकर वैल्यू किया, या जो भी स्टॉक ए है, आइटम ए है, उसकी कॉस्ट क्या आई, 1 लाख रुपए, ठीक है, कॉस्ट जैसे आ रही थी। अच्छा जी, और उसकी एनआरवी आई 1,20,000, ठीक है जी। एनआरवी ज्यादा हो सकती है ना, तो कोई टेंशन आप नहीं। अच्छा, उसके बाद जो बी टाइप है स्टॉक की, उसकी कॉस्ट आ रही थी
1.5 लाख रुपए, और एनआरवी आ रही थी 1,10,000। उसके बाद जो आइटम सी है उसकी कॉस्ट आ रही थी 2,50,000 रुपए, और एनआरवी आ रही थी 2,80,000। अब आपके पास चॉइस है, आइटम ए को किस पे वैल्यू करो, कॉस्ट पर या एनआरवी पर। लोअर क्या है, लोअर क्या है, कॉस्ट। तो आपने लिखा 100,000। आइटम बी को किस पे वैल्यू करो, एनआरवी पर। आइटम सी को किस पे वैल्यू करो, कितना पर, 2.5 लाख। तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनी, इन्वेंट्री की वैल्यू बनी, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी चाहिए, वो कितनी जानी चाहिए, 4,60,000। तो अब जरा यहाँ देखना, अगर आप तवज्जो से सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर सिस्टम आप कौन सा ले रहे हैं, पीरियोडिक, तो पीरियोडिक सिस्टम में आपको क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बनाना है। याद करें, उसमें क्या दिख रहा है, परचेजेस। तो परचेज में से आपने क्लोजिंग स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी बनाने के बाद इस वैल्यू पे क्या करना है, क्रिएट करना है। अब तक वो क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्रिएट होगा किस पर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर। तो एंट्री बनी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 4,60,000 से, आवाज नहीं आ रही, बोले, परचेजेस क्रेडिट 4,60,000। लेकिन अब कोई है जो बताया मुझे कि अगर सिस्टम कौन सा होता, परपीचुअल, जहां इन्वेंट्री के नाम से डेबिट हुई थी, बतौर एसेट डेबिट हुई थी, और जब जब सेल हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिकॉर्ड होती रही। इस परपीचुअल सिस्टम में मैं क्या एंट्री बनाऊं, अगर ये बन गई एंट्री तो आज की क्लास वसूल है। नई एंट्री बनी तो क्लास वसूल नहीं भाई, सीधी सी बात। एंट्री तो बनाइए, कितने से, 40,000। यस, करेक्ट आंसर 40,000। क्यों भाई, सोचिएगा जरा, जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री अकाउंट में पहले से मौजूद है, नहीं, अगर कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो सब पता होगा। और इन्वेंट्री अकाउंट में इन्वेंट्री फिर किस पे क्लोज हुई होगी, कॉस्ट पर। तो ये तीनों आइटम को बैलेंस शीट से क्या किया आपने, बैलेंस बीडी किया। आवाज नहीं आ रही बेटा। और वो बैलेंस बीडी जो होगा वो इन तीनों का सम होगा, 2.5 लाख और 1.5 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख। तो इसका मतलब इन्वेंट्री अकाउंट में कितने पर है, 5 लाख कॉस्ट पर है, और एसओएफपी में कितने पे जानी चाहिए, 4,60,000। तो हमें 5 लाख को 4,60,000 बनाना है, कैसे, 40,000 से एडजस्टमेंट पास करके। तो वो एडजस्टमेंट क्या हुई, सीओ जीएस डेबिट 40,000 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 40,000 से। यहां रेफरेंस आया सीओजीएस का, जैसे 40,000 का इम्पैक्ट यहां पड़ा, ये आ गया आपका बैलेंस सीडी, कितना, 4,60,000। इन्वेंट्री यहां से उस वैल्यू पे गई, इस वैल्यू पे एसएफ में आपने भेजनी थी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है, कंफर्म। सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, कि आप इन्वेंट्री के लिए सिस्टम कौन सा फॉलो, एंट्री डिपेंड करेगी किस पर, सिस्टम। फिर आई के पी और बात है, सिस्टम में उलट पुलट कर दे आप, लेकिन वो अभी पीआरसी लेवल पे वो उलट पुलट करता है, आगे अगले लेवल पे ले जाकर कॉन्सेप्ट इधर के उधर, उधर के इधर। बच्चा बोलता है यार ये सोल्यूशन कर रहा है कौन सा वाला, परपेचुअल वाला,
सिस्टम पीरियोडिक है। ये क्यों? मेरे कॉन्सेप्ट सारे खराब कर दिए। अभी मत डरे आप, फिक्र नहीं। वो तो वैसे भी आप माशाल्लाह इतनी तरक्की कर जाएंगे, खुद ही को जगाना। तो ये मत कहें कि आप होंगे, ये बोलें कि इंशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट्स बने इतने अच्छे कि हम उस चैलेंज को खुद फेस करना सीखें। ये असल मकसद, फिर वसूली होगी सही मायने। ठीक, ठीक है जी, बात समझ में आई? चलेगी। तो एमसीक्यूज कुछ देखें इसके। यस सर, देखिए हमने क्या क्या सीखा। इसको यहाँ पर एंड करके